हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल मार्जिन के साथ क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मार्जिन के बारे में। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री बेसिकली कैसे निकालेंगे। सो लेट्स से कि हमारे पास n डिसीजन बाउंड्रीज हैं गाइस, जिनमें से हर डिसीजन बाउंड्री के हमारे पास नए सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट डिसीजन बाउंड्री का जो थीटा हैट पैरामीटर है गाइस, दैट इज रिप्रेजेंटेड, थीटा हैट जीरो पैरामीटर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा हैट 0 1। और जो थीटा हैट पैरामीटर है गाइस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा हैट 1। उसी तरीके से गाइस एक और हमारे पास डिसीजन बाउंड्री है जिसका थीटा हैट 0 वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा हैट 0 2 एंड थीटा हैट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा हैट 2। ओके गाइस, एंड लाइक दैट हमारे पास n डिसीजन बाउंड्रीज हैं। ओके, वी हैव n डिसीजन बाउंड्रीज। एंड गाइस, ये सारी की सारी डिसीजन बाउंड्रीज आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑप्टिमल है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स आपको शो किए हैं। हमारे पास 6 डिसीजन बाउंड्रीज हैं, और गाइस हमने हर डिसीजन बाउंड्री के लिए सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट से उनका मॉडिफाइड फंक्शनल मार्जिन निकाला, उनका मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकाला, यानी कि सी आई इंटू थीटा हैट 0 1 प्लस थीटा हैट 1 ट्रांसपोज एक्स आई। और गाइज उसमें से जो मिनिमम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा था वो उस डिसीजन बाउंड्री का फंक्शनल मार्जिन हो गया। ओके, ऐसे ही गाइज हमने हर डिसीजन बाउंड्री के लिए सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट से मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकाला, और उसमें से जो मिनिमम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा था वो उस डिसीजन बाउंड्री का फंक्शनल मार्जिन हो गया। तो गाइज ऐसे करते करते हमारे पास n डिसीजन बाउंड्रीज थी, जिनमें से हमने हर डिसीजन बाउंड्री का एक फंक्शनल मार्जिन निकाला। हर डिसीजन बाउंड्री के अपने सेट ऑफ पैरामीटर्स थे, यानी कि थीटा 0 हैट पैरामीटर और थीटा हैट पैरामीटर। ओके, और हमारे पास n फंक्शनल मार्जिन आ गए। अब गाइज, फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री हमको इन n फंक्शनल मार्जिन में से और हमको इन n डिसीजन बाउंड्रीज में से वो वाली डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट करनी है जिसका मार्जिन सबसे मैक्सिमम होगा। और गाइस जब हम ऐसा करेंगे तो बेसिकली इन दोनों सपोर्ट वेक्टर्स से वो वाली, इन दोनों सपोर्ट वेक्टर्स के बेसिस पर वो वाली डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट होगी जिसका फंक्शनल मार्जिन सारी डिसीजन बाउंड्रीज के फंक्शनल मार्जिन में से सबसे ज़्यादा होगा गाइस। ओके, यानी कि सिर्फ एक डिसीजन बाउंड्री रह जाएगी जिसका फंक्शनल मार्जिन सारी डिसीजन बाउंड्रीज के फंक्शनल मार्जिन में से सबसे ज़्यादा होगा विद दी सपोर्ट वेक्टर्स, और बाकी सारी की सारी डिसीजन बाउंड्रीज गाइस वैनिश हो जाएंगी, एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली सिंगल मोस्ट ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री, जो कि होगी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री। ओके गाइस, सो दिस इज द सिनेरियो। अब गाइस आप बेसिकली इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? ओके, तो गाइस हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आपको वो वाली डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट करनी है इन n डिसीजन बाउंड्रीज में से, और आपको वो डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट करनी है या वो सेट ऑफ थीटा 0 हैट और थीटा हैट सेलेक्ट करने हैं, यानी कि थीटा 0 हैट ये भी हो सकता है, 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 यानी कि आपको उस डिसीजन बाउंड्री के सेट ऑफ पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, ये दो या फिर ये दो या फिर ये दो या फिर ये दो, जिनके लिए जो n फंक्शनल मार्जिन आपने निकाले थे उसमें से सबसे ज़्यादा फंक्शनल मार्जिन आपको मिले,
एंड एट द सेम टाइम वो सेट ऑफ पैरामीटर्स कुछ इस प्रकार के होने चाहिए कि आपको अपने एवरी सिंगल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए गाइस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके. तो गाइस अगर हम इस चीज को और बेटर तरीके से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. यानी कि गाइस हमें इनिशियली ऐसा थीटा जीरो हैट और ऐसा थीटा हैट वेक्टर चूज करना है जिससे कि हर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए गाइस दिस स्टैंड्स फॉर एवरी आई. फॉर एवरी आई मीन्स फॉर एवरी ट्रेनिंग डेटा पॉइंट ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए. और फिर हर एक पॉइंट के लिए जो हम मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालेंगे फॉर अ गिवन थीटा जीरो हैट एंड थीटा हैट वेक्टर, जो कि इन सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी गाइस वो हम निकाल लेंगे, जो कि हमारी उस स्पेसिफिक डिसीजन बाउंड्री का फंक्शनल मार्जिन हो जाएगा. और गाइस फिर हमें करना क्या है कि हमें जो थीटा हैट हमने चूज़ किया है उसको इस तरीके से चेंज करना है, और जो गाइस थीटा हैट वेक्टर हमने चूज़ किया है, जो थीटा हैट ज़ीरो पैरामीटर हमने चूज़ किया है और जो थीटा हैट वेक्टर हमने चूज़ किया है गाइस, उसको इस तरीके से चेंज करना है जिससे कि हमारा फंक्शनल मार्जिन सबसे ज़्यादा हो जाए. एट द सेम टाइम ये कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए. इसका मतलब अगर इनिशियली हम थीटा हैट ज़ीरो का कोई इनिशियल गेस लेते हैं और थीटा हैट वेक्टर का कोई इनिशियल गेस लेते हैं, तो गाइस ये गेस इस प्रकार का होना चाहिए कि फॉर ऑल द ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स इन आवर ट्रेनिंग डेटा ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए. एंड गाइस उन गेसेस के बेसिस पर हम हर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकाल लेंगे. उसमें से जो मिनिमम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा होगा वो हमारा फंक्शनल मार्जिन आ जाएगा. अब गाइस हमें करना क्या है, हमें इस फंक्शनल मार्जिन को बढ़ाते चले जाना है. ओके, बाय चेंजिंग द इनिशियल गेस ऑफ द थीटा जीरो हैट एज वेल एज थीटा हैट वेक्टर सच दैट कि हमारा फंक्शनल मार्जिन भी बढ़ता चला जाए और ये कंस्ट्रेंट्स भी हर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड रहें. ये काम करना है गाइस हमको. ओके, बहुत अच्छी बात है. लेकिन गाइस फंक्शनल मार्जिन के साथ एक प्रॉब्लम है. ओके, फंक्शनल मार्जिन के साथ एक प्रॉब्लम है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि फंक्शनल मार्जिन के साथ क्या प्रॉब्लम है. So guys, very soon we are going to have a look on something called normal vector of a plane. Because जो functional margin के साथ problem है, it has got something to do with this concept of normal vector of a plane. Let's see guys, what's in store for us. तो guys, हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन सेटिंग में दो क्लासेस को बिलोंग करने वाला डेटा है. और अभी तक गाइज आपने जो बाइनरी क्लासिफिकेशन का सिनेरियो देखा है वो कुछ इसी टाइप का देखा है कि एक डिसीजन बाउंड्री होगी जो आपका मॉडल लर्न करेगा और वो डिसीजन बाउंड्री आपके दो कैटेगरी के पॉइंट्स को बड़े आराम से डिवाइड कर रही है या क्लासिफाई कर रही है. एंड अभी तक गाइज हमने इस तरीके का 2D सिनेरियो देखा है जहाँ पे आपके पास लेट्स से इफ यू आर परफॉर्मिंग ट्यूमर क्लासिफिकेशन, तो आपके पास दो फीचर्स हैं ट्यूमर को लेकर के, एक रेडियस मीन है और एक पैरामीटर मीन है. और ये बेनाइन ट्यूमर का डेटा है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का डेटा है, एंड यू आर ट्रेनिंग योर मॉडल टू क्लासिफाई दिस डेटा. Now, guys, let's see कि अगर हम इस सिनेरियो को
3D में देखने की कोशिश करें तो ये कैसा नज़र आता है। एंड गाइज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये वेक्टर है जो डिसीजन बाउंड्री के 90 डिग्री पे है गाइज। नाउ व्हाट द हेल इज दिस। चलिए गाइज इस सिनेरियो को अब हम 3D में देखते हैं तो शायद हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि जिस चीज़ को हम 2D में देख रहे हैं इस तरीके से वो एक्चुअल में 3D में कैसी लगेगी। एंड देन मे बी वी कैन आंसर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेरीज। तो गाइज जिस सिनेरियो को आप 2D में देख रहे हो जो इस तरीके से नज़र आ रहा है वो सिनेरियो 3D में कैसा नज़र आएगा गाइज। अगर हम 3 फीचर्स ले लें यानी कि रेडियस मीन, टेक्सचर मीन, पेरीमीटर मीन लेट्स से, तब क्या होगा गाइस। ओके सो गाइस ये सिनेरियो जो हमें 2D में कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा था वो आपको 3D में कुछ इस टाइप का नज़र आएगा गाइस। यानी कि ये आपके ब्लू पॉइंट्स हैं और ये आपके रेड पॉइंट्स हैं जो आपको 2D में कुछ इस प्रकार के नज़र आ रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो 3 डायमेंशनल डाटा का लेके चल रहे हैं। यानी कि आपके पास रेडियस मीन है, टेक्सचर मीन है एंड पेरीमीटर मीन है। एंड गाइज आपके पास यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स हैं जो बेनाइन कैटेगरी को और मेलिग्नेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मेलिग्नेंट कैटेगरी मींस रेड क्लास, बेनाइन कैटेगरी मींस ब्लू क्लास। एंड गाइस ये जो आपको डिसीजन बाउंड्री नज़र आ रही है 2D में, जो एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है, वो गाइस 3D में कैसी नज़र आएगी। वो 3D में एक प्लेन नज़र आएगा, डिसीजन प्लेन। बट इन 2D इट्स लुकिंग लाइक अ लाइन। यानी कि प्लेन का टॉप आपको नजर आ रहा है, ये वाली चीज नजर आ रही है गाइस। एंड यू आर सिटिंग हेयर वॉचिंग डाउनवर्ड्स और आप एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हो गाइस। और बर्ड्स आई व्यू आपको कैसा नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो गाइस। अब जो आपका नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का वो क्या चीज़ होगी गाइस। वो ओरिजिन से निकला हुआ एक वेक्टर होगा जो कुछ इस तरीके से निकलेगा ओरिजिन से और पेनिट्रेट करता हुआ प्लेन से बाहर आ रहा है। और वो वेक्टर गाइस आपको 2D में कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। बट 3D में इट्स अ नॉर्मल वेक्टर विच इज पेनिट्रेटिंग द प्लेन, going inside the plane from one side and coming out of the plane on the other side at 90 degrees as shown here guys. बेटर अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजेशन के लिए हम इस 3D डायग्राम को रोटेट करके देखते हैं गाइस, ताकि आप ये देख पाओ कि वो नॉर्मल वेक्टर कैसा दिख रहा है और ये पूरा सिनेरियो किस तरीके का है। तो गाइस हमने इसको रोटेट किया, हमारा नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस। हालांकि यहाँ पे आपको लग नहीं रहा होगा कि ये नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे है, बट गाइस इट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। लेट्स रोटेट लिटिल बिट मोर। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, राइट। एंड ये सिनेरियो आपको 2D में कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। व्हेन यू आर सिटिंग हियर लुकिंग बॉटम और लुकिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप, दैट्स द बर्ड्स आई व्यू which you can see from the top. Okay, very good. Now guys, to maximize the functional margin, यानी कि अगर आपको फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं।
व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि हम नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं? यानी कि गाइस हम नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। यानी कि पहले हमारे नॉर्मल वेक्टर की अगर लेंथ इतनी थी तो हमने इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और हमें गाइस फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है। बाय द वे गाइस, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या है? ये हमारा नॉर्मल वेक्टर थीटा हैट वेक्टर है, यानी कि दिस वेक्टर इज थीटा हैट वेक्टर। That's our normal vector. So guys, we can increase the length of this theta hat vector and we can maximize the functional margin, right? Okay, let's see guys. तो इस तरीके से आप नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। हमने इसकी लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया और गाइज आप क्लियर कट देखोगे कि हमारा फंक्शनल मार्जिन भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है गाइज। बट गाइज एक मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि बाय डूइंग दिस आर वी रियली मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन? एंड द आंसर इज नो। हम नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज करके मार्जिन को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं। और ऑल दो सोचने वाली बात यह है कि हमारा फंक्शनल मार्जिन मैक्सिमाइज हो रहा है गाइस, बट स्टिल वी आर नॉट मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन। क्यों? क्योंकि गाइस नो चेंजेस आर सीन इन द डायरेक्शन ऑफ द डिसीजन बाउंड्री व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द फंक्शनल मार्जिन, एज वी आर नॉट चेंजिंग द नॉर्मल वेक्टर बट चेंजिंग इट्स लेंथ। ओके, अगर आपको गाइज ये चीज समझ में आई है then it is well and good. If you don't understand this right now, very soon I am going to take an example and I will basically explain it to you in a very lucid manner. तो गाइज अगर हम यूनिट वेक्टर को चेंज करें तो हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। यानी कि पहले हमारा प्लेन ऐसा था, जब हमारा यूनिट वेक्टर ऐसा था, और फिर गाइस जब हमने यूनिट वेक्टर को चेंज किया तो हमारा प्लेन जो था वो टिल्ट हो गया। यानी कि पहले हमारा प्लेन जैसा था वो लाइट कलर का प्लेन था गाइस, लेकिन जब हमने अपने प्लेन को टिल्ट किया यानी कि हाईलाइटेड प्लेन बना दिया, तो आप क्लियरली देख सकते हो गाइस कि हमारे हाईलाइटेड प्लेन का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया है। ओके, एंड गाइस जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मार्जिन तब बढ़ेगा रियल सेंस में जब आपके यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। यूनिट वेक्टर की लेंथ चेंज होने से कुछ नहीं होगा। एंड गाइस जो यूनिट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन ही एक हिसाब से आपके प्लेन का डायरेक्शन होता है। वाई? क्योंकि गाइस जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सो इट मीन्स अगर आपका यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके का है तो प्लेन उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके का है तो प्लेन उसके बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके का है तो प्लेन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा। तो इसका मतलब इफ़ यू चेंज द यूनिट वेक्टर यू आर एक्चुअली टिल्टिंग योर प्लेन और रोटेटिंग योर प्लेन अकॉर्डिंग टू द यूनिट वेक्टर। तो अगर आप यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करते हो तो इसका मतलब आप अपने प्लेन को भी टिल्ट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। और गाइज मार्जिन मैक्सिमाइज होगा प्लेन को टिल्ट करने से, रोटेट करने से। ओके, ना कि यूनिट वेक्टर की
नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को चेंज करने से। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक हाईलाइटेड प्लेन है, एक लाइट कलर का प्लेन है जो पहले था, और गाइज हमने इस प्लेन को टिल्ट कर दिया है, यानी कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हो कि इस टिल्टेड प्लेन का जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन, या नॉर्मल वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन, हाईलाइटेड प्लेन का जो डायरेक्शन है वो लाइट प्लेन के डायरेक्शन से अलग हो गया है। सो इफ यू आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दिस हाईलाइटेड प्लेन इन 2D, तो गाइज ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, यानी कि यू कैन क्लियरली सी कि हमारा जो जो हाईलाइटेड प्लेन है वो यहाँ से यहाँ टिल्ट हो गया है। एंड गाइज यू कैन क्लियरली सी कि इसका यूनिट वेक्टर भी, जो नॉर्मल वेक्टर है हमारी हाईलाइटेड प्लेन का, वो भी डेविएट हो गया है अपनी जगह से, उसने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया है। ओके, नाउ गाइज इफ यू रोटेट दिस इवन मोर, तो आप फिर से देख सकते हो गाइज कि प्लेन के रोटेट होने से, प्लेन के टिल्ट होने से यूनिट वेक्टर ने या नॉर्मल वेक्टर ने अपना डायरेक्शन दोबारा से चेंज कर दिया है गाइज। ओके, तो अगर आप इसे फिर से 2D में देखोगे, बर्ड्स आई व्यू, क्योंकि गाइज यू आर सिटिंग हेयर एंड यू आर लुकिंग डाउनवर्ड्स हैविंग द बर्ड्स आई व्यू, तो आपको ये जो तीसरा हाईलाइटेड प्लेन है गाइज, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब ये प्लेन यहाँ से सीधा यहाँ टिल्ट हो गया है। एंड गाइज यू कैन क्लियरली सी कि इसका भी जो यूनिट वेक्टर है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सो गाइज कायदे से जब हम फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज करें तो हमें डिसीजन बाउंड्री में चेंजेस दिखने चाहिए, जो कि यहाँ दिख रहे हैं। पहले हमारी डिसीजन बाउंड्री ये थी, अब वो यहाँ से यहाँ चली गई, फिर ये थी, फिर हम यहाँ से यहाँ ले आए उसको। तो गाइज आप क्लियरली देख रहे हो कि ये होता है बेसिकली डिसीजन बाउंड्री के अंदर चेंज। सो आइडियली जब आप फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज कर रहे हो अपने सपोर्ट वेक्टर्स से, डिसीजन प्लेन का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो गाइज आइडियली आपका वो जो फंक्शनल मार्जिन है, वो जो डिस्टेंस है सपोर्ट वेक्टर से, वो तभी इंक्रीज होगा जब आपका प्लेन अपनी जगह से रोटेट होगा, हिलेगा अपनी पोजीशन से, अलग अलग कन्फिगुरेशंस वो ढूंढने की कोशिश करेगा, और एक ऐसी कन्फिगुरेशन पे जाकर के रुकेगा, एक ऐसे एंगल पे जाकर के रुकेगा जहाँ पे आपकी डिसीजन बाउंड्री का नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरीके का हो जाएगा चेंज हो करके, या फिर आपके प्लेन का डायरेक्शन टिल्ट हो के एक ऐसी कन्फिगुरेशन पे चेंज हो जाएगा जहाँ पे सपोर्ट वेक्टर्स से जो फंक्शनल मार्जिन है गाइज वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो गाइज जब आप फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आइडियली होना क्या चाहिए गाइज कि आपको अपनी डिसीजन बाउंड्री के अंदर चेंजेस दिखने चाहिए, उसके डायरेक्शन के अंदर चेंजेस दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको 3 चेंजेस दिख रहे हैं, राइट? ओके, तो गाइज जब हम फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज तो हम उसके यूनिट वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज करके भी कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन गाइज यूनिट वेक्टर की लेंथ इंक्रीज करने से क्या हुआ? यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन थोड़ी अपनी जगह से चेंज हुआ है। अब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अपनी जगह से चेंज नहीं हुआ है तो आपको प्लेन में भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, यानी कि प्लेन की कन्फिगुरेशन में भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, राइट? लेकिन कमाल की बात देखिए आप क्या है, कमाल की बात ये है कि फिर भी आपको फंक्शनल मार्जिन मैक्सिमाइज होता हुआ नज़र आएगा, राइट?
लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो प्लेन वहीं का वहीं है। अगर आप यूनिट वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते चले जा रहे हो, उसकी कन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि उसका सपोर्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम है, राइट। तो गाइज हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं देख रहे हैं इस प्लेन की कन्फिगरेशन में, बावजूद इसके कि आप इस यूनिट वेक्टर की लेंथ को बढ़ाते चले जा रहे हो। ये प्लेन अपनी फिक्स्ड कन्फिगरेशन पे ही है, इसका अभी भी इन दोनों कैटेगरीज के सपोर्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही रह रहा होगा। लेकिन फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लेंथ को इंक्रीज करते जा रहे हैं और गाइस हमें मार्जिन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। दैट इज द कंफ्यूजिंग पार्ट, राइट। एंड दैट इज द रीजन गाइस कि ये जो फंक्शनल मार्जिन है ये बहुत ही मिसलीडिंग टाइप का मैट्रिक है। ये भी एक ट्रू पिक्चर ऑफ मार्जिन हमें शो नहीं कर रहा, ये एक मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ मार्जिन हमें शो कर रहा है। तो गाइज इसीलिए हमने फंक्शनल मार्जिन को मॉडिफाई करके बना दिया है ज्योमेट्रिक मार्जिन। यानी कि पहले हम सी आई इंटू थेटा हैट 0 प्लस थेटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई का मिनिमम लिया करते थे, जहाँ पे हम हर सिंगल पॉइंट का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालते थे, ये वाली चीज़, और जो सबसे कम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आता था वो चूज़ करते थे। लेकिन गाइस अब हम क्या कह रहे हैं कि हम फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, हम ज्योमेट्रिक मार्जिन को मैक्सिमाइज करेंगे। ज्योमेट्रिक मार्जिन क्या है गाइस कि जो भी आप पहले डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकाला करते थे उसको आप, उस पूरे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को आप यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से या नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करा दीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, ओके, व्हाई वी हैव डन समथिंग लाइक दैट। ऐसा करने की हमें क्या ज़रूरत थी। चलिए गाइस समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने की हमें क्या ज़रूरत थी। लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट, ठीक है गाइस। तो गाइस मान लीजिए हमारे पास ये एक डिसीजन प्लेन है, ओके गाइस। इस डिसीजन प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर था दैट इज थीटा हैट वेक्टर, एंड लेट्स से दैट इज गिवन बाय 1 2 3। 3D में है ना गाइस, एक्चुअल सिनेरियो तो हमारा 3D में है, तो 3 डायमेंशनल का हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया इस प्लेन का। एंड गाइज ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एक ये ब्लू वाला पॉइंट और गाइज ये एक ये रेड वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लेट्स से हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं। तो ब्लू वाला पॉइंट अगर आप 3D में देखोगे गाइज तो उसका जो सपोर्ट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, लेट्स से बेसिकली -10 -11 -12। और गाइस जो रेड वाला सपोर्ट वेक्टर है उसका जो वेक्टर है वो लेट्स से है 9 8 7, ठीक है। और गाइस जो हमारा यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, दैट इज 1 2 3 जो 90 डिग्री पे है। सो बेसिकली अवर सिनेरियो इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है गाइस। ये जो ग्रीन वाला वेक्टर आप पेनिट्रेट होता हुआ देख रहे हो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। और गाइस ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपका ब्लू वाला सपोर्ट वेक्टर है विच इज़ -10
-11, -12, which I should better write down with the blue color, right? It is basically, I guess, this point. This is -10, -11, -12. और गाइज वैसे ही हमारे पास जो कि ये वाला पॉइंट है 2D में, और गाइज वैसे ही हमारे पास 2D में ये जो रेड पॉइंट है ये हमारा रेड वाला सपोर्ट वेक्टर है गाइज, एंड दिस इज अवर पॉइंट, दैट्स 9, 8, 7. और गाइज ये जो ग्रीन नॉर्मल वेक्टर है जो यहाँ से निकल रहा है, दिस इज लेट्स से 1, 2, 3, which is this vector, and this is theta hat. तो गाइज अब हम और जो हमारे वेक्टर का जो हमारे डिसीजन प्लेन का जो थीटा हैट 0 पैरामीटर है गाइज, लेट्स से इट इज इक्वल टू 0. नाउ दिस ब्लू पॉइंट बिलोंग्स टू -1 कैटेगरी, तो गाइज इसके लिए जो हमारा CI होगा वो -1 हो जाएगा, एंड दिस रेड पॉइंट बिलोंग्स टू +1 कैटेगरी, तो गाइज इसके लिए जो हमारा CJ हो जाएगा वो +1 हो जाएगा. तो गाइज चलिए हम इस डिसीजन प्लेन के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स निकालते हैं अपने दोनों पॉइंट्स के लिए, बिकॉज दीज आर सपोर्ट वेक्टर्स. तो फर्स्ट पॉइंट के लिए निकालते हैं गाइज, यानी कि पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट के लिए. तो गाइज इसका आंसर आएगा CJ इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XJ. तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा, +1 इंटू 0, क्योंकि गाइज थीटा हैट 0, 0 है, प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XJ, यानी कि 1, 2, 3 एंड 9, 8, 7. ठीक है गाइज, कितना आंसर आया, +1 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 1 इज 9, 8 इंटू 2 इज 16 एंड 3 इंटू 7 इज 21. ओके, सो गाइज हमारा आंसर आ रहा है 9 + 16 इज 25, 25 + 21 इज 46, एंड दैट इज +46. सो गाइज हमारा आंसर वेल विद इन द कंस्ट्रेंट है, क्योंकि इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू +1. तो गाइज हमारे कंस्ट्रेंट वॉलेट नहीं हो रहा है रेड पॉइंट के लिए. अब ब्लू पॉइंट के लिए निकालते हैं गाइज, हमारा क्या आंसर आएगा, CI इंटू CI इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI. CI की वैल्यू क्या आ रही है गाइस, +1, थीटा हैट 0 इज 0, थीटा हैट ट्रांसपोज इज 1, 2, 3 and XI is -10, -11, -12. So guys, if you compute this, sorry, this is not +1, this is -1, because blue points belong to negative category, that means -1 category guys. So -1 into 0, -10, -22, -36. तो गाइज हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा है नेगेटिव कैटेगरी के सपोर्ट वेक्टर के लिए -1 इंटू -32 प्लस -32 -36 इज -68. ओके, -68 इंटू -1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू +68. और गाइज इसके लिए भी हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज +68 is coming out to be well within the constraint which is greater than equal to +1. ओके, तो गाइज अभी हमारे करंट जो हमने वेक्टर लिया है
जो करंट अभी हमने अपना नॉर्मल वेक्टर लिया है 1 2 3, उसके अकॉर्डिंगली हमारे दोनों सपोर्ट वेक्टर पॉइंट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स आ रहे हैं गाइस, वो आ रहे हैं बेसिकली 68 एंड 46। अब गाइस अगर हमें अपनी डिसीजन बाउंड्री का फंक्शनल मार्जिन निकालना है तो क्या हो जाएगा, दोनों सपोर्ट वेक्टर्स में से जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा होगा वो हो जाएगा। तो गाइस मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। तो 46 विल बी द फंक्शनल मार्जिन ऑफ माई डिसीजन बाउंड्री। अब गाइस मुझे करना क्या है कि मुझे थीटा हैट ज़ीरो, मुझे थीटा हैट वेक्टर की और या फिर थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट वेक्टर को इस तरीके से चेंज करना है गाइस कि मेरा जो फंक्शनल मार्जिन है गाइस वो 10 टाइम्स वो बढ़ जाए, 10 टाइम्स नहीं, जो फंक्शनल मार्जिन है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, या 10 टाइम्स कर दीजिए उसको आप, क्योंकि 10 टाइम्स भी कर देंगे तो मैक्सिमाइज होगा। लेकिन वो बात की बात है गाइस, अभी हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट वेक्टर को इस तरीके से चेंज करना है गाइस कि हमारा फंक्शनल मार्जिन जो है वो बढ़ जाए और भी ज़्यादा हो जाए। अभी 46 आ रहा है क्योंकि गाइस ये दोनों हमारे सपोर्ट वेक्टर्स थे, इन दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस था वो हमने चूज़ कर लिया। हमारी डिसीजन बाउंड्री का जो फंक्शनल मार्जिन आ रहा है 46 आ रहा है, क्योंकि ये +68 आ रहा था, वो +46 आ रहा था, मिन चूज़ किया तो +46 विल बी द फंक्शनल मार्जिन। नाउ गाइज वी हैव टू चेंज, क्योंकि गाइज ये हमने इनिशियल गेस लिया है अभी थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट का। So the initial guess of the theta hat 0 was 0 and the initial guess of the theta hat was 1 2 3. Now we have to change our theta hat 0 as well as theta hat vector in such a manner कि अभी भी हमारे दोनों सपोर्ट वेक्टर्स के लिए जो कंस्ट्रेंट होना चाहिए गाइस वो सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि निगेटिव कैटेगरी के लिए जो मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू +1 आना चाहिए, एंड पॉजिटिव कैटेगरी के पॉइंट सपोर्ट वेक्टर के लिए भी गाइस जो आंसर आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर का वो ग्रेटर देन इक्वल टू +1 आना चाहिए। तो गाइस एक काम करते हैं कि हम अपने सपोर्ट वेक्टर की जो लेंथ है उसको 4 टाइम्स कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया गाइस, 4 टाइम्स कर दिया हमने। यानी कि जो थीटा हैट वेक्टर था गाइस हमारा वो पहले 1 2 3 था, लेकिन गाइस अब हमने कर दिया 4 टाइम्स ऑफ 1 2 3। तो गाइस हमारा थीटा हैट वेक्टर कितना हो गया, 4 8 12। So it looks like that we have changed our unit vector or normal vector. बट गाइज एक्चुअल में हमने किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने उसकी लेंथ को सिर्फ 4 टाइम्स कर दिया है। और गाइज आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आप लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने नॉर्मल वेक्टर को चेंज किया है, बट ऑल यू हैव डन इज यू हैव जस्ट इंक्रीज द लेंथ और इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर, नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, सिंपली इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर। अब एक काम करते हैं गाइज, इस नए वेक्टर के लिए दोबारा से दोनों सपोर्ट वेक्टर्स पे फंक्शनल मार्जिन निकालते हैं। सो गाइज पॉजिटिव पॉइंट के लिए हमारा फंक्शनल मार्जिन क्या आएगा, पॉजिटिव पॉइंट के लिए हमारा फंक्शनल मार्जिन आएगा +1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस थीटा हैट। और गाइज अब हमारा जो थीटा हैट है वो 4 8 12 हो गया है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ थीटा हैट ट्रांसपोज, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 1 2 3 एंड 9 8 7। सो गाइज यू कैन क्लियरली सी कि इस केस में हमारा जो फंक्शनल जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आएगा गाइज पॉजिटिव पॉइंट के लिए वो पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा आएगा, यानी कि इट विल बी 4 टाइम्स 46। एंड सिमिलरली गाइज फॉर द नेगेटिव कैटेगरी सेम सिनेरियो होगा गाइज, -1 × 0 प्लस
4 times 1, 2, 3 and -10, -11, -12. एंड गाइज हेयर ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी कि जो निगेटिव कैटेगरी का पॉइंट था गाइज उसके लिए भी जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है गाइज वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट विल बी 4 times 68. Well within the constraint greater than equal to +1 and well within the constraint greater than equal to +1. This is also correct. And now guys, if we select the functional margin, if we calculate the functional margin of this decision boundary, which is the same decision boundary because we haven't tilted it, we haven't changed its unit vector, we have simply increased its magnitude by 4. The functional margin is coming out to be basically minimum between 4 into 46 and 4 into 68. So guys, the functional margin will be 4 into 46. Now guys, as you can clearly see कि पहले हमारा functional margin आ रहा था 46, अब हमारा functional margin उसी same decision boundary का जिसको हमने टिल्ट भी नहीं किया है, चेंज भी नहीं किया है, यानी कि अब हमारा फंक्शनल मार्जिन आ रहा है 4 times 46. बट गाइज हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज our decision boundary is still the same, it is still lying at the same distance from both of our support vectors. So guys, there should not be any change in the margin, right? There should not be any change in the margin, but we can clearly see that margin has increased. Margin has went from 46 to 4 into 46. But decision boundary is still there at its same place. Even the distance with the support vectors is also same. So guys, it means that there is something wrong with the functional margin, right? I mean, we can clearly see that the functional margin has increased, but if you look at the decision boundary, it is still at its same place, no change in its configuration, it hasn't changed its direction. But the shocking thing is that what we are looking at is that the functional margin has increased, whereas the distance of this decision boundary or the functional margin of this decision boundary with both the support vectors is still the same. This is crazy, right? So it means that we can do something like that in functional margin, that while keeping the direction of the decision boundary same, we can keep on increasing the functional margin, and we are in the dark thinking that we are increasing the margin, right? Guys, हमें ऐसा लगेगा कि हम मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं, हम अंधेरे में हैं, हम कुछ मार्जिन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हमारी डिसीजन बाउंड्री यही है और हम बस इस डिसीजन बाउंड्री का जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्जिन नहीं इंक्रीज हो रहा है गाइस, राइट? तो गाइज इसका मतलब ये है कि फंक्शनल मार्जिन के साथ कुछ तो गड़बड़ है. मार्जिन तब चेंज होना चाहिए गाइज जब हमारा यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन है प्लेन का वो चेंज हो, राइट? देन द मार्जिन शुड चेंज. सिर्फ नॉर्मल वेक्टर की लेंथ में चेंज करके आपने मार्जिन चेंज कर दिया एंड आप सोच रहे हो कि अरे वाह, मैंने अपने सपोर्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया है, बट वो बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा गाइस, वो वहीं का वहीं है. तो इसका मतलब ये है गाइस कि हमें फंक्शनल मार्जिन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो तभी चेंज हो जब हम प्लेन के नॉर्मल वेक्टर में कुछ चेंजेस करें. यानी कि
हमें अपने फंक्शनल मार्जिन में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जो तभी चेंज हो जब प्लेन चेंज हो गाइस। जैसे कि यहाँ पे आपका प्लेन टिल्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया गाइस, यूनिट वेक्टर भी चेंज हुआ। अब गाइस इस प्लेन के लिए जो फंक्शनल मार्जिन आना चाहिए वो अलग आना चाहिए, बिकॉज आपने यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो गाइस इसका मतलब ये है कि अब हमें फंक्शनल मार्जिन में ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि लेंथ बढ़ाने से, नॉर्मल वेक्टर की लेंथ बढ़ाने से फंक्शनल मार्जिन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, फंक्शनल मार्जिन वही आए। लेकिन जब आप डिसीजन प्लेन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करो तभी वो फंक्शनल मार्जिन चेंज हो। एंड फॉर दैट गाइज व्हाट वी हैव डन इज कि हमने अपने फंक्शनल मार्जिन को यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है गाइज, एंड इट हैज टर्न इनटू समथिंग कॉल्ड ज्योमेट्रिक मार्जिन। अब गाइज ये ज्योमेट्रिक मार्जिन तभी चेंज होगा जब आप यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करोगे। लेंथ को चेंज करने से इस ज्योमेट्रिक मार्जिन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइज, इट विल स्टिल बी द सेम, नथिंग विल हैपन। आप करके देख लीजिए, यू कैन डू द कैलकुलेशन। आप फर्स्ट वाले केस में आपने फंक्शनल मार्जिन जो निकाला वो कितना आ रहा था गाइज, +46 आ रहा था एंड +68 आ रहा था, दैट वाज द डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। और गाइज फंक्शनल मार्जिन इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यानी कि +46। एंड गाइज अब अगर आप 4 टाइम्स इंक्रीज करते हो अपने नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को, इन विच केस अगर देखा जाए तो आपके सपोर्ट वेक्टर्स से जो आप डिस्टेंसेस निकाल रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो चेंज हो रहा है बिकॉज आपका फंक्शनल मार्जिन बढ़ रहा है। तो गाइज अगर हम ये चेंजेस कर दें अपने फंक्शनल मार्जिन में तो क्या होगा, लेट्स सी गाइज, देखते हैं क्या होगा। तो गाइज आपका जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा था वो 4 टाइम्स लेंथ इंक्रीज करने के बाद आ रहा था +4 × 46 एंड +4 × 68। बट गाइज अब आपका ये जो फंक्शनल मार्जिन है इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और द नॉर्मल वेक्टर जिसकी लेंथ आपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी है गाइज। और गाइज नीचे आप क्या ले रहे हो, आप अपने नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है गाइज कि नीचे यहाँ पे भी 4 आएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वापस आपका जो फंक्शनल मार्जिन है गाइज 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वापस आपका जो फंक्शनल मार्जिन है वो नॉर्मल वेक्टर की लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज होने के बाद भी सेम आएगा, यानी कि 46 ही आएगा। इसका मतलब आपने नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को चेंज भी कर दिया लेकिन फिर भी गाइस आपका फंक्शनल मार्जिन सेम आ रहा है, और यही होना चाहिए, दैट हैज टू बी द केस, राइट। सो गाइस basically we have modified our functional margin by dividing our functional margin with the magnitude of the normal vector, यानी कि हम अपने फंक्शनल मार्जिन को हमने मॉडिफाई कर दिया है बाय डिवाइडिंग द फंक्शनल मार्जिन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। अपने प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमने अपने फंक्शनल मार्जिन को मॉडिफाई कर दिया है, जिसे अब हम कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मार्जिन। ये तभी चेंज होगा गाइस जब आपकी प्लेन की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि जब आपका प्लेन अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, ना कि अपने नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को चेंज करेगा।
सो दैट इज अमेजिंग गाइस, राइट? क्योंकि मार्जिन सपोर्ट वेक्टर से तभी चेंज होगा गाइस जब प्लेन अपनी कन्फिगरेशन को चेंज करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, इन ट्रू सेंस। यूनिट वेक्टर की लेंथ को बढ़ाने से, नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को बढ़ाने से सपोर्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस है, जो मार्जिन है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं का वहीं है गाइस। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ मिसलीडिंग थिंग। सो फाइनली वी हैव करेक्टेड अवर नोशन ऑफ functional margin and converted into something called geometric margin. Okay guys, so that is basically the motivation behind geometric margin and that is what basically we will be interested in guys. इसका मतलब हमारे लिए geometric margin क्या हो जाएगा, g equals to min over theta hat 0 theta hat, ठीक है? या फिर अगर हम इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना चाहें गाइस, तो g इक्वल्स टू मिन ओवर सी आई, यानी कि हर एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी गिवन पैरामीटर के लिए प्लेन के आप ये चीज़ निकालेंगे, L2 नॉर्म ऑफ थीटा हैट प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज इनटू एक्स आई डिवाइडेड बाई L2 नॉर्म ऑफ थीटा हैट। तो गाइस हर एक एग्जाम्पल के लिए, हर एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए अब आप ये चीज़ निकालोगे, ओके? एंड जिस भी डेटा पॉइंट के लिए आपकी वो चीज़ सबसे कम आ रही होगी, वो आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक मार्जिन ऑफ अ प्लेन। एंड गाइस दिस विल चेंज ओनली व्हेन द configuration of the plane will change, when the direction of the plane will change, or in other words the direction of the normal vector to the plane will change. This quantity will remain same no matter आप अपने प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को कितना भी बढ़ा लीजिए, ये वापस सेम ही निकल के आएगी गाइस, which should be the case as we have just observed. So guys, that's it for this lecture. That was a wonderful introduction to geometric margin. And now guys, हम किसी भी प्लेन की मार्जिन को अगर निकालना चाहेंगे तो उसका जो करेक्ट मेजर होगा वो होगा उस प्लेन का ज्योमेट्रिक मार्जिन. तो rather than trying to find a plane having maximum margin, and for that before we were finding maximum functional margin, अब हम एक ऐसा प्लेन निकालने की कोशिश करेंगे जिसका ज्योमेट्रिक मार्जिन सबसे ज़्यादा हो. यानी कि सबसे पहले हम हर प्लेन का ज्योमेट्रिक मार्जिन निकालेंगे और उसमें से वो प्लेन चूज़ करेंगे जिसका ज्योमेट्रिक मार्जिन सारे प्लेन्स में से सबसे ज़्यादा हो. तो फंक्शनल मार्जिन मैक्सिमाइज करने की बजाय अब हम ज्योमेट्रिक मार्जिन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे गाइस. So that's it for this lecture guys, and next part में हम इस discussion को और इस journey को और आगे बढ़ाएंगे with some more concepts in the line. Thank you guys. That's it.